हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर्य आपका कुहू इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, वेक्टर, सदिश। ठीक है, हम एनएलएम पढ़ रहे थे तो कई सारे बच्चे एनएलएम में ना असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि उनको थोड़े वेक्टर के कॉन्सेप्ट नहीं पता थे। तो मैंने आज सोचा कि वेक्टर के कॉन्सेप्ट से चालू करें ताकि बच्चों को आसानी रहे, समझने में समस्या ना हो। सो हम स्टार्ट करते हैं आज सदिश वेक्टर। सबसे पहले सदिश की बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो हमने बताया था कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। वे राशियां जिनको हम माप सकते हैं उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, भौतिक राशियों के बारे में पढ़ रहे थे। तो अगर हम हेडिंग लिखते हैं कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं, भौतिक राशियां। ठीक है, तो अगर आप देखें कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। क्या क्या बताया, वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, जिनका मापन कर सकते हैं, वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जिनका हम क्या कर सकते हैं, वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, आप अच्छे से बस ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बताया आपको, भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। फिर बात ध्यान दें, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं आपकी, तो दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, दो। एक हम बताएंगे अदिश और दूसरा बताएंगे सदिश। एक होता है अदिश और दूसरा क्या होता है, सदिश। तो अगर हम बात करें इसमें कि अदिश राशियां क्या होती हैं, अदिश राशियां किसे कहते हैं, तो वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। क्या होगा, केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी। केवल क्या होगा, परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। फिर से ध्यान दें, क्या बताया आपको, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है, ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, या वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, फिर देखो जैसे इसका एग्जाम्पल है, कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूरी, ठीक है, अदिश राशियों का एक उदाहरण हो गया दूरी, समय, चाल, कार्य। ठीक है, तो ये कई सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके, अदिश राशियों के। क्या क्या यहाँ पे भी कुछ लिख रहे हैं, दूरी, द्रव्यमान, समय, घनत्व, आयतन आदि, और ये भी हैं कुछ एग्जाम्पल। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके अदिश राशियों के। दूसरी हम बात करते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं, दूसरी सदिश राशियां। तो अगर हम बात करें कि सदिश राशियां क्या होती हैं, तो सदिश राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या बताया, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की भी आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अब सदिश राशियां, तो आपकी ये परिभाषा लिखिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ एक निश्चित दिशा की आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, सदिश क्या होता है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। अब सदिश के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे विस्थापन, क्या, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये सभी इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप अच्छे से समझते हैं तो। फिर से ध्यान दें, आपको क्या बताया, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, वे राशियाँ जिन
भौतिक राशियों की बात करें तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनका मापन कर सकते हैं उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, अदिश और सदिश। तो अदिश क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, अदिश कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया दूरी, समय, ठीक है, चाल, द्रव्यमान, ताप आदि। दूसरा क्या हो गया, सदिश। सदिश क्या होते हैं, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ और किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम आगे बात करें इसके, तो देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो सभी सदिश राशियां बीजगणितीय नियम का पालन करती हैं। ठीक है, सभी सदिश राशियां सदिश बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। देखो, एक तो होता है अदिश नियम, अदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल। तो यहाँ पर जब भी हम सदिश राशियों की बात करेंगे तो ये सदिश के नियम होते हैं, सदिश बीजगणित के कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करती हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सदिश बीजगणित क्या होता है। ठीक है, तो आपको क्या बताया, सभी सदिश राशियां सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। किसका पालन करती हैं, सभी सदिश राशियां सदिश बीजगणित के नियम का पालन करती हैं। ये बात आपको क्लियर हुई, सदिश बीजगणित के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, फिर देखो सदिश को एक सरल रेखा में, अब सदिश को हमको क्या करना है, व्यक्त करना है। किसी भी सदिश राशि को क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सदिश को हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, हमें ये देखना है। तो किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए अगर हमको कोई सदिश राशि को व्यक्त करना है तो देखो उसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। तो देखिए सदिश राशियों को हम व्यक्त करते हैं, तो व्यक्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए जिस अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। फिर से ध्यान दें, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए, कोई भी सदिश राशि को व्यक्त करना है तो किसी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए उसे अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। क्या करते हैं, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ध्यान दें, देखो आपको क्या बताया, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए सदिश को एक सरल रेखा के तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जैसे हमने एक सदिश को व्यक्त किया इस प्रकार से, ठीक है, ये सदिश को व्यक्त करने का तरीका हो गया। तो किसी भी सदिश को तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है, जैसे हम ये निरूपित कर रहे हैं तो ये सदिश को व्यक्त किया जा रहा है। मान लिया ये हमारा एक सदिश हो गया एम एन, क्या हो गया, एम एन, और इसको हमने ए वेक्टर कहा है। तो हमने क्या कहेंगे, देखो ए के ऊपर हमने किसका निशान लगाया, तीर का निशान लगाया। ए के ऊपर किसका निशान लगाया, तीर का निशान लगाया। तो ये व्यक्त करने का तरीका हो गया सदिश को। ठीक है, किसी भी सदिश को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर जिस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा हम उस सदिश को व्यक्त कर रहे हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, तीर का निशान लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे हम उसको व्यक्त कर सकते हैं तीर का निशान लगाकर। ठीक है, तो ये लिखा है, सदिश को एक सरल रेखा के सिरे पर तीर का निशान लगाकर निरूपित करते हैं। ठीक है, अब जितना बड़ा मतलब ये तीर बनाते जाएंगे वो सदिश के परिमाण को निरूपित करेगा। मतलब तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है। तीर की लंबाई जो है वो सदिश के परिमाण के कैसे होती है, समानुपाती होती है। तीर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी सदिश का परिमाण भी उतना ज़्यादा होगा। तीर की लंबाई जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सदिश का परिमाण भी बढ़ता जाएगा। तो देखो ये आपको बताया गया है, ए वेक्टर एक सदिश है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर एम एन वेक्टर। ठीक है, अब लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। इसमें पी क्यू लिखा है तो आप पी क्यू लिख दो, एम एन लिख दो, ठीक है, ए बी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए वेक्टर बराबर पी क्यू वेक्टर। ए वेक्टर का परिमाण, अगर केवल आपको परिमाण की बात करें तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल इसका मोड निकालते हैं। अब ये मोड निकालना भी सीखेंगे हम चैप्टर में। सिंपली क्या करेंगे, इसका मोड निकालेंगे। ये मोड निकालने का मतलब हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं, केवल सदिश के परिमाण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सदिश के
परिमाण की, सदिश का परिमाण। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल सदिश के परिमाण की बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ये सदिश के परिमाण की बात कर रहे हैं, तो आपने लिखा मॉड ए वेक्टर बराबर ए सदिश का परिमाण हो गया ये, ठीक है। अब बात करते हैं सदिशों के कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, सदिशों के प्रकार की। तो देखो सदिशों के प्रकार में बात करें आगे हम सदिश का प्रकार में, तो देखिए कौन कौन से प्रकार की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो एक होगा अक्षीय सदिश और दूसरा होगा ध्रुवीय सदिश, ठीक है। तो हमने लिखा सदिशों का प्रकार, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार, सदिशों के प्रकार। तो बेसिकली जो सदिशों के प्रकार की बात करते हैं, तो सदिश हम यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ेंगे सदिशों में। एक तो पढ़ेंगे हम ध्रुवीय सदिश और एक पढ़ेंगे अक्षीय सदिश। पहला क्या पढ़ेंगे? ध्रुवीय सदिश, पोलर मतलब ध्रुवीय सदिश, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश, ठीक है। तो आपका एक तो ध्रुवीय सदिश की बात करेंगे, दूसरा अक्षीय सदिश की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय सदिश की। किसकी बात करते हैं? ध्रुवीय सदिश की। ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिनमें एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। फिर से ध्यान दें, ध्रुवीय सदिश वे सदिश होते हैं जिनमें क्या होता है? एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से सदिश प्रारंभ होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश। तो इनका मतलब क्या हो गया? एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा। यहाँ पे क्या करेंगे? जब भी हम इसकी बात करेंगे किसकी? ध्रुवीय सदिश की, तो ध्रुवीय सदिश में हमेशा क्या होगा? एक निश्चित बिंदु होगा या एक प्रारंभिक बिंदु होगा, सदिश के प्रारंभ होने का एक निश्चित बिंदु होगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश। क्या बताया आपको? ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जिनमें एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। ऐसे सदिश जिनमें एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। जैसे विस्थापन, कहीं ना कहीं से विस्थापन प्रारंभ होगा। बल, हम जहाँ से बल लगाना शुरू करेंगे, जैसे आपको हमने न्यूटन के गति के नियम में पढ़ाया था, पुश पुल, धक्का दे रहे थे, खींच रहे थे, तो एक निश्चित बिंदु से खींचना शुरू किया होगा या निश्चित बिंदु से धक्का देना शुरू किया होगा। जैसे मैं हूँ इस बिंदु पर खड़ा हूँ तो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु हो गया। अब मैं आगे की तरफ चलूंगा तो ये मेरा प्रारंभिक बिंदु हो गया ना, जहाँ से मैंने प्रारंभ की गति। तो ऐसे सदिश जिनका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है उनको आप क्या कहते हैं? ध्रुवीय सदिश कहते हैं। तो देखिए ध्रुवीय सदिश क्या है? ऐसे सदिश जिनमें प्रारंभिक बिंदु या अनुप्रयोग बिंदु हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं, जैसे विस्थापन, बल इत्यादि, ठीक है। दूसरी बात करें अक्षीय सदिश की। किसकी बात कर रहे हैं हम? अक्षीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जो घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करें? घूर्णन प्रभाव को, या निश्चित बिंदु के, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या करें? घूर्णन गति करें, वृत्ताकार गति, वृत्त में गति करें, ठीक है। तो देखो घूर्णन गति में घूर्णन प्रभाव को परिभाषित करने के लिए अक्षीय सदिशों का उपयोग किया जाता है। फिर से ध्यान दें, क्या बताया आपको? अक्षीय सदिश क्या होते हैं? वे सदिश जो क्या करते हैं? घूर्णन प्रभाव को व्यक्त करते हैं। जैसे पंखा है, पंखा क्या कर रहा है? एक निश्चित अक्ष के सापेक्ष वृत्ताकार गति कर रहा है, ऐसे वृत्त में गति कर रहा है। तो कौन से सदिश को व्यक्त करेगा? वो घूर्णन अक्षीय सदिश को व्यक्त करेगा। घूर्णन गति हो रही है ना उसकी, तो कौन से सदिश को व्यक्त करेगा? अक्षीय सदिश को व्यक्त करेगा। अच्छा, अब ये घूर्णन गति में भी दो स्थितियां होती हैं, एक तो वामावर्त गति हो सकती है, एक दक्षिणावर्त गति हो सकती है। एक तो क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो इन सदिशों की दिशा हमेशा दाएं हाथ के पेंच के नियम द्वारा ज्ञात की जा सकती है। किसके द्वारा? दाएं हाथ के पेंच के नियम द्वारा, दाएं हाथ के पेंच के नियम द्वारा, या दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा भी इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे ज्ञात की जाती है, तो वो ध्यान दें। जैसे मान लो कि कोई घूर्णन गति हो रही है आपकी, इस प्रकार से घूर्णन गति होती है। यहाँ पे ये घूर्णन गति हो रही है, कोई ऐसे चल रहा है, ये गति कैसे हो गई? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? बताओ कैसे हो रही है? कैसे हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो दाएं हाथ का नियम लगाते हैं। दाएं हाथ में अंगूठा हमेशा, ठीक है, जो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती हैं वो किसकी होती है? सदिश के घूर्णन की दिशा होती है, और अंगूठा
उसके घूर्णन के तल के लंबवत सदिश को व्यक्त करता है। फिर से ध्यान दें, दाएं हाथ के नियम में क्या करेंगे, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठा और हथेलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, ठीक है, तो जिस दिशा में भी उंगलियां मुड़ती हैं, जिस दिशा में भी उंगलियां क्या होंगी, मुड़ेंगी, वो किसकी दिशा होगी, सदिश के घूर्णन की दिशा होगी। जिस दिशा में भी उंगलियां मुड़ती हैं वो किसकी दिशा होती है, सदिश के घूर्णन की दिशा होती है। और अंगूठा किसको व्यक्त करता है, उसके तल में स्थित लंबवत सदिश को व्यक्त करता है। जैसे पंखा गति कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, अब पंखा कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अगर पंखा गति करेगा तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, जैसे अगर पंखा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है ऐसे, तो हवा कैसे आएगी आपकी, नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। ऐसे चलेगा तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एक बार ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पे कोई घूर्णन गति हो रही है और वो कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, सॉरी कैसे हो रही है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज गति में यहाँ पर जो दिशा होगी, देखो कैसे हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका तल जो आएगा ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ यही क्लॉकवाइज हो रही है इस तरह से, तो दिशा कहाँ आएगी, अगर क्लॉकवाइज हो रही है तो इसकी दिशा कहाँ आएगी, दिशा आएगी इसकी डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ऐसे। फिर से ध्यान दें, दाएं हाथ की हथेली का नियम बताया मैंने। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या बताया, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के अंगूठा और उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, तब जिस दिशा में भी उंगलियां मुड़ती हैं, क्या, जिस दिशा में उंगलियां मुड़ती हैं वो सदिश के घूर्णन की दिशा होती है, ठीक है। और अब अगर सदिश ऐसे घूर्णन कर रहा है तो इसका एक तल बनेगा, समतल बनाएगा, एक समतल बनाएगा, और समतल के ये जो तल बन रहा है ये इस तल के लंबवत सदिश की दिशा होगी, ऊर्ध्वाधर, ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है। फिर देखो अल्प कोणीय विस्थापन, इसके एग्जाम्पल हैं घूर्णीय अक्षीय सदिश के, अल्प कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण आदि, ये सभी इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए, किसके, अक्षीय सदिश के। तो ये बेसिक हुआ सदिश का, सदिश किसे कहते हैं, सदिश के प्रकार क्या होते हैं। अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं इसी में कुछ और। तो आगे बात करें इसमें है, नेक्स्ट आपका क्या है, समान सदिश। किसकी बात करते हैं इसके बाद आगे हम इसमें, समान सदिश की बात करते हैं। इंपोर्टेंट है ये भी, ध्यान दीजिए, समान सदिश क्या होता है, समान सदिश, समान सदिश, समान सदिश क्या होता है, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान हो, परिमाण और दिशाएं दोनों क्या हो, समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। फिर से ध्यान दें, समान सदिश क्या होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, समान सदिश क्या होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो और उनकी दिशाएं भी परस्पर एक दूसरे के समान हो, ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं, ठीक है। क्या बताया आपको, समान सदिश क्या कहलाते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो और उनकी दिशाएं भी क्या हो, एक दूसरे के समान हो, ऐसे सदिशों को हम क्या कहते हैं, समान सदिश कहते हैं, ठीक है। मतलब परिमाण भी समान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। अब ये वेक्टर आप अच्छे से समझते जाइए, क्योंकि अगर आपने वेक्टर अच्छे से समझ लिया तो और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बात की, समान सदिश की बात की, समान सदिश की बात की। तो समान सदिश क्या होते हैं, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशाएं समान हों। देखो यहाँ परिमाण और दिशा दोनों क्या होनी चाहिए, समान। आपको बताया था तीर की लंबाई क्या करती है, सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है, मतलब परिमाण जितना ज़्यादा होगा तीर की लंबाई भी उतनी ज़्यादा आएगी। तो हमने क्या कहा, अगर ये दोनों समान सदिश हैं, ये ए वेक्टर हो गया और इसको हमने क्या कह दिया, बी वेक्टर कह दिया, ठीक है। और अगर ये दोनों सदिश कैसे सदिश हैं, समान सदिश हैं, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ए वेक्टर जो है वो बराबर होना चाहिए बी वेक्टर के, तभी ये क्या कहलाएगा, आपका समान सदिश कहलाएगा, समान सदिश कहलाएगा। तो समान सदिश क्या होते हैं, ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान हों, समान सदिश कहलाते हैं। परिमाण भी समान होना चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा यहाँ पे पी क्यू मान ले इसको, वो कहे नहीं मैं तो ऐसा करूँगा, ये मेरा पी हो गया और ये क्यू हो गया, ऐसे मान लो आप, ये हो गया, उसने मान लिया ये पी और ये मान लिया क्यू।
तो वो कह दे पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, समान सदिश है ये, ठीक है ना। कोई कहे एक और ले लूँ मैं यहाँ पे, एक और सम इसी के बराबर बनाएगा आर वेक्टर, तो पी वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये कैसे सदिश बने आपके, समान सदिश बने। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो आप ये हमने सदिश के बारे में बड़ा ही बेसिक लेक्चर पढ़ा। कल फिर से मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।